नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लिखो इंडिया परिवार में। तो दोस्तों, कल हमने शुरू किया था सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करना। तो आज हम उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो इस सीरीज का तीसरा प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी का तीसरा प्रश्न ये रहेगा कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है, इस पे के उत्तर में हम लिखेंगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाए। हमें यह सब पता है कि जब हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि जो यूरोप है और या जो फ्रांस है आपका, वो निरंकुशवादी शासन व्यवस्था से ग्रसित था। अब वहां पर जो जनता थी उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और वही प्रयास ये है कि उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए थे कि पितृभूमि में नागरिक विचारों को फ्रांसीसी जनता तक पहुंचाया, यानी कि पितृभूमि के विचार जो थे और नागरिकों के जो विचार थे उनको कहां तक पहुंचाया, फ्रांसीसी जनता तक पहुंचाया। ये विचार फ्रांस में एक संयुक्त समुदाय के विचारों को बढ़ाने में सहायक हुए, यानी कि उन्होंने जो भी विचार दिए थे फ्रांसीसी राष्ट्रवादी जो लोग थे उन्होंने, तो उनके जो विचार थे ना वो सारे के सारे एक विशिष्ट समुदाय को, एक विशेष प्रकार के समुदाय को एक जगह करने के लिए अच्छे सहायक साबित हुए। इस संयुक्त समुदाय को संविधान के द्वारा एक समान अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि जो समुदाय उन विचारों के माध्यम से लोगों का बना था उन सभी को क्या किया, संविधान ने एक विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान कर दिया, एक समान अधिकार प्रदान कर दिया। साथ में अगर देखें दूसरा प्रयास जो था वो ये था कि लोगों द्वारा राजध्वज के स्थान पर फ्रांसीसी तिरंगे झंडे को चुना। ठीक है, अब पहले निरंकुशवादी जो शासन व्यवस्था थी उसमें राजा का ध्वज होता था, विशेष प्रकार का राजा का ध्वज होता था। तो निरंकुशवादियों ने एकता का भाव बढ़ाने के लिए अपना स्वयं का राष्ट्र जो ध्वज था, तिरंगा झंडा, उनको राजध्वज के स्थान पर चुन लिया। ठीक है, तीसरा जो प्रयास उनके द्वारा किया गया वो ये था कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। स्टेट जनरल यानी कि जैसे हमारे संसद है, संसद के अंदर जो भी सदस्य हैं वहां के जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपी कहते हैं, उन सभी का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसी प्रकार फ्रांस के अंदर जो स्टेट जनरल थी, ठीक है, उसमें जो भी सदस्य थे उन सभी का चुनाव जनता द्वारा किया जाने लगा और इसके बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। और ये जो नेशनल असेंबली है वो क्या थी, फ्रांस की संसद हुआ करती थी। इसके अलावा और क्या प्रयास किए गए, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया, यानी कि नई नई स्तुतियां लिखी गई, नई नई रचनाएं, नई नई कहानियां, कविताएं, गीत, सारी चीजें लिखी गई, शपथें ली गई और साथ में शहीदों का भी गुणगान किया गया और सब राष्ट्र के नाम पर किया गया। यानी कि जो भी चीजें की गई, चाहे वो कोई भी रचना हो, चाहे शपथें हो, चाहे शहीदों का गुणगान हो, वो सारी की सारी चीजें किसके नाम पर है, सब के सब किसके नाम पर, राष्ट्र के नाम पर की गई। यानी कि राष्ट्र के नाम पर कविताएं लिखी गई, फ्रांस के नाम पर आपके जितने भी स्तुतियां हैं वो लिखी गई, फ्रांस के नाम पर शपथें ली गई, फ्रांस के जितने भी जो सैनिक हैं, शहीद हैं, उन सभी का क्या किया गया, गुणगान किया गया। जो अगला प्रयास था वो ये था कि आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। यानी कि फ्रांस के अंदर पहले बहुत ज्यादा मात्रा में आयात का शुल्क लगता था, निर्यात का शुल्क लगता था। तो फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया, जो आयात और निर्यात शुल्क था उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शुल्क क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी कि नापने की और भार व मापने की जो एक समान व्यवस्था थी वो वहां पर लागू की गई। यानी कि पहले क्या था, फ्रांस के अंदर, फ्रांस के एक जगह पर तो अलग मापने की इकाई होती थी, दूसरी जगह अलग होती थी। तो राष्ट्रवादी लोगों ने क्या किया गया, उन सभी को समाप्त करके एक नई व्यवस्था लागू कर दी। इसके अलावा अगला परिवर्तन क्या किया गया, एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू की गई। एक केंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि फ्रांस का पूरा जो नियंत्रण था वो एक सेंटर में, एक केंद्र में उन्होंने दे दिया। ठीक है, यानी कि केंद्रीय शासन व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। यानी कि जो भी व्यवस्था उन्होंने लागू की, जो भी संविधान उनके द्वारा बनाया गया, जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए,
उन सभी में सभी नागरिकों को क्या किया गया, एक समान अधिकार दिया गया। अगला है कि क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया। यानी कि जितनी भी जो क्षेत्र की बोलियां थी उनको क्या किया गया, हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच भाषा को क्या, कौन सी भाषा, राष्ट्र भाषा यानी कि फ्रांस की राष्ट्र भाषा है, जो राजकार्य की भाषा है वो उनको घोषित राष्ट्र भाषा घोषित कर दी। तो ये थे कुछ परिवर्तन जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान बढ़ाने के लिए उनको मतलब इनका प्रयास किया। ठीक है, तो पहला पितृभूमि व नागरिक विचार हो गया। दूसरा, राजध्वज के स्थान पर तिरंगा झंडा यानी कि राष्ट्रध्वज अपनाया गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। नई स्तुतियां रची गई, सत्तें ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया। ये सारी की सारी जो चीजें की गई वो राष्ट्र के नाम पर की गई। इसके अलावा आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार में मापने की एक समान इकाई लागू की गई। इसके अलावा एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी लोगों को क्या दिया गया, एक समान अधिकार दिया गया। ठीक है, और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। ये ध्यान रखना कि कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ा जो प्रश्न है आ सकता है, सीधा पूछ सकता है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लिखना है। और तो हमारे इस सीरीज का चौथा जो प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, जिसमें सबसे पहले है आपका जूसेपे मैत्सिनी। हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के अंदर जूसेपे मैत्सिनी के बारे में पढ़ा कि जूसेपे मैत्सिनी कौन था, उसने किस प्रकार से जो है इटली के अंदर क्रांति की और एक बड़ा जो महान क्रांतिकारी था उस रूप में साबित हुआ। ठीक है, तो देखते हैं जूसेपे मैत्सिनी के बारे में। जूसेपे मैत्सिनी की अगर बात करें तो जूसेपे मैत्सिनी का जन्म 1807 में हुआ था और ये हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जेनेवा। जेनेवा के अंदर जूसेपे मैत्सिनी का जन्म हुआ था और ये जो है इटली का एक महान क्रांतिकारी था। कहाँ का था? इटली का महान क्रांतिकारी था। देशभक्ति से प्रेरित होकर एक गुप्त संगठन कार्बोनेरी का सदस्य ये बन गया था। देशभक्ति से प्रेरित होकर इसने क्या किया, एक संगठन था कार्बोनेरी संगठन, उसका क्या बन गया, ये सदस्य बन गया था। 24 वर्ष की उम्र में लिंगुरिया में क्रांति करने के कारण इसको संगठन से बहिष्कृत कर दिया था। 24 साल की उम्र में इसने क्या किया, लिंगुरिया एक जगह है वहां पर क्रांति की, जिसके कारण जो है इस कार्बोनेरी संगठन से जो इसका सदस्य बना था ना ये, उस संगठन से इसको क्या कर दिया था, बहिष्कृत कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में 1831 में इसने स्वयं ने खुद ने मार्सेई जगह का नाम है यूरोप के अंदर, मार्सेई में यंग इटली संगठन की स्थापना की। ठीक है, एक संगठन बनाया इसने 1831 में, नाम था उसका यंग इटली। क्या नाम था? यंग इटली। और 1833 में यानी कि इसके 2 साल बाद ही बर्न भी एक जगह का नाम है, वहां पर इसने क्या किया था, यंग यूरोप नाम से एक संगठन बनाया था। इसके 2 प्रमुख संगठन है, एक का नाम है आपका यंग इटली और दूसरे का नाम है यंग यूरोप। ठीक, ये 2 नाम ध्यान रखना है। ये दोनों के दोनों जो संगठन है वो जूसेपे मैत्सिनी द्वारा बनाए गए थे। ये बनाया गया था कहां पे, आपके मार्सेई में, और ये बनाया गया आपका यंग यूरोप वाला बर्न में। ठीक है, अब यंग यूरोप के अंदर जो सदस्य थे वो कौन थे, इसके सदस्य पोलैंड देश है, फ्रांस, इटली और जर्मन, यानी कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार, एक विचारधारा वाले जो लोग हैं वाले युवा इसके क्या थे, सदस्य थे। यानी कि यंग यूरोप के जो सदस्य थे वो पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के जो भी युवा एक समान विचारधारा रखते थे, राष्ट्रवाद की भावना रखने वाले जो लोग थे वो सारे के सारे इसके क्या थे, सदस्य थे। मैत्सिनी के अनुसार केवल एकीकरण ही इटली की स्वतंत्रता का आधार हो सकता है। मैत्सिनी का मानना था कि एकीकरण के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, इटली को क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं। इसने राजतंत्र का क्या किया, घोर विरोध किया। इसने राजतंत्र का घोर विरोध किया, यानी कि जो राजा का जो तंत्र था इटली के अंदर उसका क्या किया था, घोर विरोध किया था। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है जूसेपे मैत्सिनी आपका इटली का महान क्रांतिकारी बना। जन्म ध्यान रखना है 1807, इटली का महान क्रांतिकारी। कार्बोनेरी संगठन, 3 संगठन है, एक कार्बोनेरी है, 2 ये हैं जिनको स्वयं इसने बनाया था, एक यंग इटली है, एक यंग यूरोप है। यंग यूरोप के सदस्य कौन थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्य के एक समान विचारधारा रखने वाले लोग इसके सदस्य थे। और इसका मानना क्या था कि केवल एकीकरण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इटली को स्वतंत्र कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चौथे प्रश्न का ए था जूसेपे मैचिनी। अगला जो हमारा व्यक्तित्व रहेगा वो ये है, हाँ, हमारा जो अगला जो व्यक्तित्व रहेगा वो रहेगा काउंट कैमिलो द काउर। ठीक है, काउंट कैमिलो द काउर कौन था, उसी के बारे में हमें विस्तृत रूप से टिप्पणी लिखनी है। तो हमें ये ध्यान रखना कि सार्डिनिया पिडमांट राज्य का प्रधानमंत्री था। काउर जो था वो सार्डिनिया पिडमांट का क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, इटली को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया इसने। जो इटली के अंदर एकीकृत होने वाला जो आंदोलन चल रहा था ना, उसका क्या किया था, एक प्रकार से हम कह सकते हैं नेतृत्व किया था। ठीक है, काउर न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। काउर का मानना था कि वो जो स्वयं है ना खुद, वो न तो क्या था, क्रांतिकारी था और न ही क्या था, जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। ठीक है, यह इतालवी यानी कि इटली के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो, और फ्रेंच यानी कि जो फ्रांस के अंदर भाषा बोली जाती है वो, इतालवी व फ्रेंच दोनों भाषाएं बोल सकता था। ठीक है, इसके प्रयासों से फ्रांस व सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक संधि हुई। काउर ने फ्रांस और पिडमांट के बीच में एक संधि करवाई जिसे प्लाम्बियर्स की संधि कहते हैं। ये जो संधि हुई ना काउर और फ्रांस के बीच में, यानी कि आपके जो सार्डिनिया पिडमांट है और फ्रांस के बीच में, दोनों के बीच में एक संधि होती है, प्लाम्बियर्स की संधि। ठीक है, इसके अनुसार फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, कौन से देश के विरुद्ध, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, किसने, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सार्डिनिया पिडमांट को सैनिक सहायता देना क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। यानी कि काउर ने कहा कि फ्रांस वाले जो लोग हैं, यानी कि जो फ्रांसीसी सेना है, उसने उसको इस प्रकार से मना लिया कि जब सार्डिनिया पिडमांट ऑस्ट्रिया पर क्या करेगा, अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, तो फ्रांस वाली जो सेना है वो क्या करेगी, पिडमांट का यानी कि काउर का क्या करेगी, सहयोग करेगी, सैनिक सहायता करेगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, परिणाम स्वरूप 1859 में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया की सेना को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया। हुआ क्या कि प्लम्बियर्स की संधि हुई, फ्रांस ने किसकी सहायता की, आपके सार्डिनिया पिडमांट की, जिस वजह से इसकी सैनिक जो शक्ति थी वो क्या हो गई थी, थोड़ी सी इंप्रूव हो गई थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की सेना को इन्होंने क्या कर दिया था, 1859 में पराजित कर दिया था। इस प्रकार से जो है कैमिलो दे काउर पर आपको क्या करनी होती है, टिप्पणी करनी होती है। बड़ा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ 2-3 प्रश्न थे आपके सामने। तो यहाँ तक हमने देखा जूसेपे मैचिनी के बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से उसने संगठन का निर्माण किया था, और काउर के बारे में हमने देख लिया कि कहाँ का प्रधानमंत्री था और कौन कौन सी संधि इसने की थी, प्लम्बियर्स की संधि जो हुई थी और किस देशों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन थे, ध्यान रखना, जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जूसेपे मैचिनी कौन था, जूसेपे मैचिनी पर टिप्पणी कीजिए, या कैमिलो द काउर पर टिप्पणी कीजिए, काउर कौन था। बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पार्ट से, आपके 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इनको अगर विस्तृत रूप से पढ़ना है आपको तो आई बटन पे क्लिक करना है, वहां पर मेरी एक क्लास लगाई हुई है जिसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है, पूरा का पूरा लेक्चर लिया हुआ है। तो बाकी जो आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।